हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 रिपोर्ट राइटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाली हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस चैप्टर में जो इरेलीवेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे नहीं गए हैं कभी, मैं वो नहीं कराने वाली हूँ। जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So friends, let's start with the management of the research unit. So a good research project, if properly managed, has some features like relevance, feasibility, accountability and accuracy. ठीक है, जो रेलिवेंस होती है, द रेलिवेंसी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश बाय अंडरटेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू एंड इट्स रिलायबिलिटी इज एक सेकेंड। The project is feasible if it is optimally utilizes the various resources like time, money and human capital. मतलब जो प्रोजेक्ट है हमारा वो ऑप्टिमल कब होगा, जब उसने अच्छे से यूटिलाइज़ किए होंगे हमारा टाइम, मनी या रिसोर्सेज को। ठीक है। And the accuracy of the research project is ensured by the extent to which the findings show the theoretical predictions, available statistical data and results can be suitably verified. ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, जब उसके जो रिजल्ट्स होंगे उस रिसर्च के वो प्रॉपर वेरीफाइड होंगे। ओके, नेक्स्ट, टू इफेक्टिवली मैनेज रिसर्च यूनिट द फ्लोइंग थिंग्स टू बी कीप इन माइंड। अगर हमें प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज करना है अपनी रिसर्च यूनिट को, कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है दैट रिसर्चर्स शुड वर्क इन पार्टनरशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग में अच्छे से हेल्प हो सके। सेकेंड है रिसर्चर शुड बी कंसिस्टेंटली प्लानिंग दी वर्क एक्टिविटी। उसे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए। एंड फॉर दिस पर्पज़ ही कैन यूज़ पर्ट या CPM या बजट्स एंड होलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसर्च यूनिट इज़ प्रीटी मच डिपेंड अपॉन द रिसर्च प्रपोजल। जो रिसर्च यूनिट की इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसके प्रपोजल पे। जो प्रपोजल है वो क्लियरली रिटर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट। हमें प्रॉपरली प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए रिसर्च असिस्टेंट्स को और उनके ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए। बिफोर हायरिंग द टीम मेंबर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड होती है रिसर्च के लिए वो क्लियरली स्पेसिफाई करनी चाहिए, ताकि हम जो राइट स्किल के पर्सन है हम उन्हें ही हायर कर सकें। देन हाँ, ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर शुड बी डन इन अ वेल प्लान मैनर। जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं रिसर्चर्स की वो प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली आउटलाइंड। इज द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है। सो रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ रिसर्च एफर्ट। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है हमने जो भी रिसर्च एफर्ट रिसर्चर ने लगाए हैं उसका। सो अ रिसर्च रिपोर्ट इट्स अ रिकॉर्डेड डाटा prepared by the researcher after analyzing the information gathered by conducting a research in organized research। ठीक है, उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में? सबसे पहला है कम्युनिकेट विद द रीडर। जो भी कंटेंट्स है हमारी रिसर्च रिपोर्ट के वो प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, और रीडर जो है ना, जो भी रीड कर रहा है उसे समझ आना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए रिसर्च रिपोर्ट में। ऐसा ना हो कि आधी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आधी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑडियंस को कहीं और सर्च करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसाइज मतलब कि जो भी उसने फाइंड आउट किया है रिसर्चर ने उस रिसर्च के दौरान, वो सारा कंसाइज तरीके से लिखा होना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, एंड टू बी कंसाइज इट इज़ टू एक्सप्रेस अ थॉट कम्प्लीटली एंड क्लियरली इन अ फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल। मतलब कम से कम वर्ड में अपने अच्छे से अच्छा अपनी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फोर्थ इज़ एक्यूरेट। जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी इनएक्यूरेसीज। कोई भी इनएक्यूरेट चीज़ नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए मतलब प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। देयर शुड बी आ लॉजिक एंड फ्लो इन वट एवर इज रिटन। लॉजिक होना चाहिए जो भी चीज़ लिखी है उस चीज़ का। देन प्रोफेशनल अपीयरेंस, जो रिपोर्ट लिखी है उसकी प्रोफेशनल अपीयरेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गंदी से लिख रही है वो रिपोर्ट। इट्स द क्वालिटी ऑफ द पेपर, प्रिंट एंड द कवर शुड बी गुड। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करनी पड़ेगी थ्रू आउट द रिपोर्ट। ठीक है, एंड वट एवर रिक्वायर्ड की इन्फॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड विद द टेबल, ग्राफ्स एंड पिक्चर्स। इन सब का भी यूज़ करना है। ठीक है, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट।
आती है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में 2 टाइप की आती हैं, रिटन रिपोर्ट एंड ओरल रिपोर्ट। रिटन रिपोर्ट जो होती हैं वो कॉमनली यूज्ड होती है और उन्हें क्लासीफाई किया जाता है बहुत सारे वेज में, ठीक है। सबसे पहला वे है इसको क्लासीफाई करने का, सबसे पहला उसे क्लासीफाई करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ। जो रिपोर्ट है वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। वो 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट वो होती है जो कि मतलब वो मेंबर लिखता है, उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर लिखता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है जो ऐसा मेंबर लिखता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रिपोर्ट सबमिट करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं लिखता, बाहर वाला कोई मेंबर लिखता है। और जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होती है वो ऐसी होती है, इज़ द वन विच इज़ पब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। जो पब्लिश की जाती है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन जो रिटन रिपोर्ट है उसे 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, टेक्निकल रिपोर्ट एंड पॉपुलर रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट से क्या मतलब है? टेक्निकल रिपोर्ट का मतलब होता है इट्स अ लॉन्ग रिपोर्ट कंटेनिंग द फुल डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रॉपर लॉन्ग रिपोर्ट होती है, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती है पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट जो होती है वो होती है, ये एनकरेज करती है रैपिड रीडिंग को, क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द प्रॉपर ग्रास्प ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। इसका मतलब पॉपुलर रिपोर्ट होती है जो कि सिंपल टर्म्स में क्लैरिटी प्रोवाइड करती है चीज़ों के बारे में, और पिक्चर्स और ग्राफ्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ टेबल्स, ठीक है। जो फाइंडिंग्स होती हैं उन्हें बिल्कुल क्लियरली प्रिंट आउट किया जाता है। एंड सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट। जो सेंटेंसेज होते हैं बिल्कुल शॉर्ट होते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रिटन रिपोर्ट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी ओरल रिपोर्ट के बारे में। ओरल रिपोर्ट होता है, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड। जब हम बोल के किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है दैट इज़ नो परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द रिपोर्ट। इसका कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। इन केस ऑफ रिटन रिपोर्ट, इफ द रीडर हैज़ एनी डाउट और कन्फ्यूजन, ही कैन रेफर बैक टू द डॉक्यूमेंट एंड रीड इट एज मैनी टाइम्स एंड एट द प्लेस ही डिज़ायर। कहते हैं रिटर्न रिपोर्ट में अगर रीडर को कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो वो कितनी मर्जी बार उसे पढ़ सकता है उस डॉक्यूमेंट को, और किसी भी प्लेस पे, जिस भी प्लेस पे वो डिज़ायर है, जिस भी प्लेस पे वो चाहता है। नाउ की टू इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन, कौन कौन सी कीज़ हैं कि हम ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकें। द फर्स्ट थिंग इज़ द गुड प्रिपरेशन। हमें अपनी रिपोर्ट को गुड तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। An oral report might not require a written copy. However, the researcher should prepare a detailed outline on the format of a written report. But the presentation should be rehearsed several times before presenting to the final audience. लेकिन जो oral report होती है उसकी presentation हमें बहुत बारी करनी चाहिए अपनी फाइनल ऑडियंस को प्रेजेंट करने से पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कीज़ हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है, द प्रेजेंटर कैन मेक यूज़ ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्क्रीन टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन। मतलब जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंट कर रहा है ओरल अपनी रिपोर्ट को, वो उसे यूज़ करना चाहिए प्रोजेक्टर और स्क्रीन्स, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। सेकंड है इज़ टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बनाना ऑडियंस से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, ऑडियंस को भी पार्टिसिपेटिव फील होता है। और प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्पल, स्टोरीज, कोटेशंस व्हेन एवर एप्रोप्रिएट। जो भी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसमें एग्जाम्पल, स्टोरीज और क्रिएशंस का यूज़ करना चाहिए जब भी अप्रोप्रिएट लगे, लेकिन उसे हमें ओवरडू नहीं करना। थर्ड है, हमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है जब भी हम प्रेजेंट करना है। मतलब जो जेस्चर होते हैं बॉडी के, वो मीनिंग्स कन्वे करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है तो हमें एम्फेटिक जेस्चर्स यूज़ करने हैं। अगर हमें किसी चीज़ पे एनकरेज करना अपनी ऑडियंस को कि यू शुड डू दिस, तो हमें एनकरेजिंग जेस्चर्स यूज़ करने हैं। सो उससे क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनती है। फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाइल डिलीवरिंग द रिपोर्ट टू एक्सट्रीम्स, मेमोराइजेशन एंड रीडिंग शुड बी अवॉइडेड। हमें ये नहीं ऐसे नहीं दिखाना वहाँ पे कि हम कुछ याद कर रहे हैं, पता नहीं क्या था, ऐसे हम सोचने वाला जेस्चर्स नहीं करना, और रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल अवॉइड करना है। वेयर एज रीडिंग मेक्स द प्रेजेंटेशन डल एंड लिस्टलेस। मतलब जो भी अगर हम रीडिंग करते हैं ना प्रेजेंटेशन के दौरान, तो हमारी प्रेजेंटेशन को बहुत बोरिंग बना देता है वो, ठीक है। सो this approach is audience centered and more effective. If a presenter keeps the above points in mind, then presentation of the findings can be made more interesting both for the speaker as well as the audience. अगर ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स अगर प्रेजेंटर अपने माइंड में रखता है, उससे जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी,
और इंटरेस्टिंग बनेगी स्पीकर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। ओके, देन है प्रिपरेशन एंड राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रिपरेशन और राइटिंग ऑफ रिपोर्ट में? कहते हैं राइटिंग ऑफ अ रिपोर्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क बट इट गोज टू द नंबर ऑफ द ड्राफ्ट्स बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन इज रेडी। कहते हैं राइटिंग जो होती है रिपोर्ट की वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे ड्राफ्ट्स लगते हैं, ठीक है, बिफोर प्रेजेंटिंग टू दी फाइनल पब्लिक। ओके, फर्स्ट स्टेप है इसमें डिसाइडिंग द रिपोर्ट फॉर्मेट। अब रिपोर्ट फॉर्मेट ना 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल पैटर्न, साइकोलॉजिकल पैटर्न एंड क्रोनोलॉजिकल पैटर्न। लॉजिकल पैटर्न का मतलब है जब रिपोर्ट को हम मूव करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स में, मतलब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करें रिपोर्ट के दौरान। साइकोलॉजिकल पैटर्न का मतलब है ये बिल्कुल अपोजिट है लॉजिकल पैटर्न के। इसमें क्या होता है हम सबसे पहले क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टेट कर रहे हैं, उसके बाद सिंपल इन्फॉर्मेशन स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल पैटर्न का मतलब है हम इवेंट्स के दौरान पे करें, लाइक अकरेंस की अकॉर्डिंग हम इवेंट को स्टेट कर रहे हैं, लाइक जो सा इवेंट पहले हुआ है हमने वो पहले स्टेट कर दिया और जो सेकंड हुआ है उसको बाद में स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस फॉर्मेट इज़ वेरी लीस्ट पॉपुलर, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, एंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो हिस्टोरिकल रिसर्चेज में फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग द रिसर्च फॉर्मेट, देन इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट आउटलाइन। उसके बाद है कि हमें रिपोर्ट आउटलाइन भी बनानी है। अब रिपोर्ट आउटलाइन भी हमारी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? टॉपिक आउटलाइन एंड सेंटेंस आउटलाइन। टॉपिक आउटलाइन का मतलब है कि हमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर लिए हमने पहले, ठीक है। इट यूजेस फ्यू कीवर्ड्स ऑन द एग्जाम्पशन, और जब हम पूरी फुल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो राइटर को अपनी प्रॉपर अपनी एंटायर आर्ग्यूमेंट याद आ जाता है और उस अकॉर्डिंग वो लिख लेता है। लेकिन सेंटेंस आउटलाइन का मतलब है हमें प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में जो भी हमने रिसर्च की है वो सब लिखना, कि हमने ये रिसर्च किया तो उसे सेंटेंस फॉर्म में लिखना। ये ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है और फॉर दी इनएक्सपीरियंस रिसर्चर जिन्होंने अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया, ताकि उनकी एरर और जम्बलिंग के चांसेस रिड्यूस हो सकें, ठीक है। थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अ रफ ड्राफ्ट। मतलब when the report outline has been decided, it is a time to make the decision on the placement of the graphics, table and charts, कि हमें कहाँ पे graphics, tables या chart को प्रेजेंट करना है। द आउटलाइन प्रिपेयर्ड इन द अर्लियर सेक्शन इज इलेबोरेटेड, ठीक है। जो भी आउटलाइन प्रिपेयर की हमने पहले सेक्शन में उसे इलेबोरेट किया जाता है इसमें। उसके बाद री राइटिंग एंड डिफाइन द रिपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा स्लो और पेंसटेकिंग स्टेप होता है व्हेन द राइटर हैज़ टू स्पेंड द मोर टाइम ऑन दी करेक्टिंग द एरर। जो भी एरर्स आए हैं प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट के दौरान उन सबको करेक्ट करना। एंड वाइल री राइटिंग द राइटर शुड इंश्योर दैट कंटिन्यूटी एंड एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज प्रिपेयरिंग द बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? इट इज़ द सोर्सेज बाय द रिसर्चर इन राइटिंग द रिपोर्ट। मतलब कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए हैं रिसर्चर ने रिपोर्ट के राइटिंग के दौरान में, ठीक है। It contains a list of all the work that a researcher has consulted in the course of its study. In certain situations, the organization to which the report has to be submitted also state the format of the giving bibliography. कुछ केसेस में ये भी होता है कि जो सी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है वो भी हमें फॉर्मेट दे देती है कि किस अकॉर्डिंग से बिब्लियोग्राफी लिखनी है, और कहीं बारी रिसर्चर को खुद से ही लिखनी होती है, ठीक है। देन 6 पॉइंट इज राइटिंग द फाइनल प्रूफ। The process of writing a report is nevertheless a crucial step. A good advice is before you write to begin a start writing a final proof. Let the earlier draft be put aside for a day or two. कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना फाइनल ड्राफ्ट, उससे पहले आप ना जो आपने रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया उसे 2 दिन पहले ना अपनी साइड में रख लो, ठीक है। उससे क्या होता है, मतलब जब आप 2 दिन बाद आप उसे फिर से पढ़ोगे ना, आपको एक न्यू सी वो मिलेगी, फ्रेश आउटलुक से आप उस ड्राफ्ट को पढ़ोगे, आपको जो भी गलतियाँ आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। सो जो हमारा एंड रिजल्ट होएगा शुड बी अट्रैक्टिव इनफ टू इंस्पायर द रीडर्स टू पिक इट अप एंड शुड बी इंटरेस्टेड नोट टू रिटेन देयर इंटरेस्ट राइट थ्रू द पेजेस। मतलब जो भी हमारा एंड रिजल्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि रीडर्स को अट्रैक्ट कर सकें टू पिक द इन्फॉर्मेशन फॉर द रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज द इंग्रेडिएंट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिपोर्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो अ रिपोर्ट हैज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ लॉजिकल मैनर, ठीक है। और जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, इन प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन, मेन बॉडी एंड एंड सेक्शन। प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फ्रंट मैटर। इसमें क्या होता है? These preliminary pages introduce the reader to the research project. It includes the following. मतलब ये फ्रंट के पेजेस होते हैं जो भी रिसर्च रिपोर्ट होता है। क्या क्या इंक्लूडेड होता है? टाइटल पेज सबसे पहले होता है टाइटल पेज, ठीक है। इट इंक्लूडेड टाइटल ऑफ द रिपोर्ट और द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है। फिर होता है हमारी डेडिकेशन, मतलब अ रिपोर्ट में कंटेन अ पेज वेयर द रिसर्च
होल हार्टली मे कमिट हिज वर्क टू एनी कटिंग लाइक गॉड, मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब ये ऐसा पेज होता है जिसको भी वो डेडिकेट करना चाहता है अपना रिसर्च, वो उसको कर सकता है, ठीक है, लाइक गॉड, फैमिली या फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद है प्री फेज। इट स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, मतलब ये बताता है कि किस चीज़ में रिसर्च रिपोर्ट यूज़फुल है। देन इज़ द लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, ये सिर्फ तभी इंक्लूड होता है जब अगर फॉर्मल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द क्लाइंट, ठीक है। और उसके बाद लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, इट इज़ अ लेटर फ्रॉम द क्लाइंट टू द रिसर्चर ऑथराइजिंग हिम टू कंडक्ट द रिपोर्ट, कि उसने ऑथराइज कर दिया उसे रिपोर्ट कंडक्ट करने के लिए। दैन इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इट कवर द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स विद देयर पेज नंबर्स। फिर लिस्ट ऑफ द टेबल, ग्रुप एंड अपेंडाइसेस आती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी आती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनी रिपोर्ट एंड इज़ रिटन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट। देन आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी होती है उसमें मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, मतलब इसमें सारी की सारी डिटेल्स आती है रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब द नीड फॉर द रिसर्च, किस बात क्यों नीड थी रिसर्च करने की, ठीक है। फिर है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के। फिर है रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च। देन आती है रिसर्च मैथडोलॉजी, इसका मतलब है दिस सेक्शन डिटेल्स द मैथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कलेक्ट दी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या मैथडोलॉजी रही है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। इट इंक्लूड द सैम्पल डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंटल डिज़ाइन एंड डाटा एनालिसिस डिज़ाइन। देन आती है फाइंडिंग्स, मतलब दिस सेक्शन इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन एज एनालाइज डाटा इज एक्सप्लेन यूजिंग ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स। ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी एनालाइज डाटा होता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड टेबल्स। उसके बाद है लिमिटेशन। अ प्रोफेशनल रिपोर्ट ऑलवेज कंटेन अ सेक्शन डिवोटेड टू लिमिटेशंस, कहते हैं जो भी प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है उसमें एक सेक्शन ज़रूर होता है, एक पेज ज़रूर होता है लिमिटेशंस के लिए। दिस लिमिटेशन आर कोज ड्यू टू टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, सैम्पलिंग लिमिटेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन will flow from these conclusion which will act as a useful information to decision making and these recommendations should be feasible and practical. फिर आता है एंड सेक्शन, मतलब बैक मैटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंड सेक्शन कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द बॉडी मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च, मतलब जो भी एंड सेक्शन होता है ना, बैक मैटर होता है, वो सारा का सारा कौन सा होता है, जो सपोर्ट करता है किसको, मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च को, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं। So the end research contain all the information that support the main body of the research. It may include the following. First है bibliography, मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। bibliography का मतलब वो होता है कि जिस सोर्सेज से रिसर्चर ने डाटा लिया उसे कहते हैं bibliography, ठीक है। फिर है appendices, it contain all the technical information. Glossary, a research report may contain a glossary of important items. Index may contain an alphabetical arrangement of name, subject or a company giving the page or pages on which the item is mentioned. Blank sheet, the last page of the report is a blank sheet indicating the closure of the report, मतलब ये इंडिकेट करता है कि अब हमारी रिपोर्ट क्लोज हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। ये नहीं करना, प्रोसीजर फॉर राइटिंग बिब्लियोग्राफी ये नहीं पूछे जाते। उसके बाद एक ये वाला पेज भी कर लेना, बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स। अब हमने रिसर्च किया है लेकिन इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। इट एड्स टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ऐड करता है। फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में भी हेल्प करता है। उसके बाद है प्रोवाइड करता है वो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इंक्रीज द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, हेल्प इन पॉलिसी बिल्डिंग एंड ऑथेंटिकेट्स द रिसर्च एफर्ट्स, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। It helps in transmission of knowledge. Because of this reason, it is always advisable to prepare a report in a written manner so that even a layman can also understand. ठीक है। Presentation of finding, it help in the presentation of finding. Examine the validity of the generalization, ठीक है। Inspiration for further research, provides comprehensive report to the reader, मतलब integrated manner में readers को report provide करना। उसके बाद है प्रॉब्लम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। देखो टाइम एंड मनी लगता है, लैक ऑफ कंप्यूटराइजेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स टू गिव इन्फॉर्मेशन, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स ही बहुत सारे होते हैं, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, डिफिकल्टी इन टाइमली असेसमेंट या एसेसिबिलिटी ऑफ द पब्लिश डाटा, मतलब हमें कई बार पब्लिश डाटा टाइमली मिलता भी नहीं है, सो ये भी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डाटा इन्फॉर्मेशन, ये भी ना मतलब ये जो डाटा इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी अटैच होकर आया हुआ था रिसर्च रिपोर्ट के क्वेश्चन के साथ, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। सो डिफरेंस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन,
डाटा क्या होता है, इट रेफर टू द रो फैक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक मीनिंग, मतलब ये कुछ रो फैक्ट्स होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रेफर टू दी प्रोसेस डाटा विच हैज़ अ पर्पस एंड द मीनिंग, इसका मीनिंग भी होता है, पर्पस भी होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड नहीं करता इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा पे। रो डाटा इज़ नॉट इनफ फॉर टू मेक अ डिसीजन, मतलब अगर सिर्फ हम डाटा की बात करें तो हम डिसीजन नहीं बना सकते, डिसीजन मेक नहीं कर सकते डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन से सफिशेंट होती है इन्फॉर्मेशन हमें डिसीजन बनाने के लिए। द इन्फॉर्मेशन इज सफिशेंट टू मेक अ डिसीजन। ईच फॉर एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल ऑफ द डाटा। ईच स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज़ वन पीस ऑफ डाटा, ठीक है, एक एक स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर वो पीस ऑफ डाटा है, लेकिन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द डाटा, ठीक है, इस डाटा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा इज़ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा, दैट्स इट एंड दिस दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, और मैंने 2015 से लेके अभी तक की एनालिसिस की है, ठीक है, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, ठीक है गाइज। एंड अगर आप अभी तक मेरी वीडियो के साथ बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे बताओ, ठीक है, मैंने आपके लिए एफर्ट्स लगाए हैं ये, तो प्लीज़ मुझे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है गाइज़। एंड मैं अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।